नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट। राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो चार थे उसमें से पहला पार्ट जो अपन पढ़ रहे थे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य अध्ययन अपन ने किया था और अभी अपन आगे शुरू करने जा रहे हैं उसके आगे का भाग जिसमें मुख्य रूप से थार का मरुस्थल विद्यमान है। तो पहला पार्ट जो अपना है अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेश है चार। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अपन ने क्षेत्रफल, जनसंख्या, मिट्टी, वनस्पति, वर्षा का औसत, ये सब चीजें देखी थी। और इसी में जो मुख्य पार्ट है वो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, इसीलिए इसको मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि मुख्य रूप से इसमें थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान है। तो ये थार का मरुस्थल जो है इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान में किस तरह से फैला हुआ है। थार का मरुस्थल, देखो ये जो थार का मरुस्थल है ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल जो है ये अपने उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन, अरब, ईरान, भारत, इस तरह से भारत में प्रवेश करता है और भारत में सर्वाधिक जो है ये राजस्थान में विस्तृत है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है जिसका कुल फैलाव, थार के मरुस्थल का कुल फैलाव जो है वो 2.33 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान में, और भारत में जो विस्तार है उस विस्तार का कुल विस्तार का 62% राजस्थान में, यानी सबसे ज्यादा इसका जो फैलाव है वो राजस्थान में है। ये जो थार का मरुस्थल है ये थार का मरुस्थल विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। इसके साथ ही ये मरुस्थल प्लीस्टोसिन काल में ये मरुस्थल बना था और थार का मरुस्थल में बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत सारे भंडार है पेट्रोलियम पदार्थ के थार के मरुस्थल में। इसके साथ ही इसमें यह विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल है, सबसे ज्यादा आबादी, सर्वाधिक जनघनत्व इसी मरुस्थल का है और यहाँ पर सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं पाई जाती है। और ये जो मरुस्थल है ये विश्व के बड़े मरुस्थलों में इसका 17वां स्थान आता है और उपोष्ण के जो मरुस्थल है उसमें इसका बड़े में 9वां स्थान थार के मरुस्थल का आता है। थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो अपन देखते हैं किस हिसाब से है। थार के मरुस्थल का ये जो विस्तार है इस साइड से इस साइड इस तरह से, और दूसरा विस्तार जो है वो इस तरह से है अपना। तो इसका जो विस्तार अपन देखते हैं ये 300 इंटू 640 इस तरह से विस्तारित है और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से 640 विस्तारित है। ये जो विस्तार है ये 640 है और ये जो विस्तार है ये 300 है। 640 और ये 300 इंटू 640 वर्ग किलोमीटर में ये किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और ये जो क्षेत्रफल है ये राजस्थान में है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले अपन लिखना शुरू करते हैं थार के मरुस्थल की विशेषताएं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि ये प्लीस्टोसीन काल में निर्मित है। प्लीस्टोसीन काल में निर्मित है। और दूसरी इसकी अगली जो विशेषता अपन देख रहे हैं ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल
का पूर्वी विस्तार है, साथ साथ लिखते रहें, का पूर्वी विस्तार है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का ये पूर्वी विस्तार है। इसके साथ ही आगे अपन देखते हैं कि ये जो फैलाव इसका है वो जो उत्तरी अफ्रीका है, उसके बाद फिलिस्तीन, अरब, ये किस तरह से है फैलाव। फैलाव में इसका जैसे उत्तरी अफ्रीका के बाद फिलिस्तीन के बाद अरब के बाद ईरान, और ईरान के बाद ये भारत में है। भारत में यानी राजस्थान में इसका मुख्यतः प्रवेश होता है। तो इस तरह से ये थारका जो मरुस्थल है वो प्लीस्टोसिन काल में निर्मित है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार है। फैलाव इसका उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन, अरब, ईरान और भारत में। पाक में इसको यानी पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में से चोलिस्तान कहते हैं। थोड़ा सा आप देखें, थार का मरुस्थल अपन पढ़ रहे हैं। थार के मरुस्थल में एक तो प्लीस्टोसिन काल में यह निर्मित है, इसके अलावा ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार है। इसके साथ ही इसका फैलाव अपन देखें तो उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन, अरब, ईरान और भारत में ये जो है राजस्थान में विस्तृत है। पाकिस्तान में इसको कहा जाता है चोलिस्तान कहा जाता है, और इसका सर्वाधिक फैलाव अपने राजस्थान में है। भारत में पहले देखते हैं कहां कहां फैला हुआ है। भारत में इसका विस्तार भारत में आप देखना है इसका विस्तार। भारत में इसका विस्तार जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान के अलावा यहाँ जो पंजाब है, ये दक्षिणी पंजाब, ये दक्षिणी हरियाणा, थोड़ा सा इधर यूपी में है, और इस तरह से, और थोड़ा सा इधर इस तरह से ये विस्तारित है। तो इसमें पंजाब, हरियाणा, ये उत्तरी पूर्वी यूपी और गुजरात का जो उत्तरी हिस्सा है ये इसमें शामिल है। तो भारत में ये जो है पंजाब हो गया, दक्षिणी हरियाणा हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया, उत्तरी गुजरात में ये फैला हुआ है, लेकिन सर्वाधिक इसका जो विस्तार है ये अपने यहीं पर है। तो भारत में पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, साथ साथ लिखते रहें, पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, इस तरह से ये भारत में फैला हुआ है। अब अपने सर्वाधिक फैलाव इसका, एक तो कुल जो है ये 2.33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका सर्वाधिक विस्तार जो विस्तार है वो राजस्थान में है, और राजस्थान में इसका विस्तार है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो मुख्य रूप से आप ध्यान रखना, इसका मुख्य विस्तार जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरी गुजरात इसमें है। इनमें से सर्वाधिक जो विस्तार है वो राजस्थान में, और राजस्थान में इसका विस्तार है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। और ध्यान रखना, भारत का 62% राजस्थान में है। भारत में जो पूरा विस्तार है उसका 62% जो है ये राजस्थान में विस्तारित है। और अपने विश्व में इसका जो स्थान आता है बड़े में, तो ये 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल। और उपोषण के जो मरुस्थल है, उपोषण में
कुपोषण की श्रेणी में 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। 17वां स्थान और 9वां स्थान इसका आता है। तो थार के मरुस्थल की अपन अन्य विशेषताएं देखें कि मुख्य विशेषताएं इसकी क्या क्या है थार के मरुस्थल की। अभी तक अपन ने जो देखा है वो देखा है इसका फैलाव, मुख्य रूप से इसका फैलाव देखा है अपन ने। अब अपन देख रहे हैं कि इसमें जो विशेषताएं है वो विशेषताएं किस तरह से है, यानी कौन कौन सी विशेषताएं इसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि ये विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भी इसी मरुस्थल में पाई जाती है। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल। इसके अलावा दूसरी विशेषता है सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल की है। इसके अलावा तीसरी विशेषता है सर्वाधिक जनघनत्व, यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो मरुस्थल है वो भी यही है। इसके अलावा ये जो मरुस्थल है इसमें सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं पाई जाती है, सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना। इसके अलावा अपने यहाँ पर आपको पता ही है खनिजों का अथाह भंडार है, खनिज भंडार अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ जो है, पेट्रोलियम पदार्थों का भी जमाव सर्वाधिक है। पेट्रोलियम पदार्थों का जमाव, यानी काफी जमाव अपने खनिज भंडार और पेट्रोलियम पदार्थों का यहाँ पर काफी जमाव अपने इस क्षेत्र में है। तो ये विशेषताएं हुई अपने थार के मरुस्थल की कि सबसे युवा है, जैव विविधता सर्वाधिक है, जनघनत्व सर्वाधिक है, सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं, खनिज भंडार है और पेट्रोलियम पदार्थ जो है ये सर्वाधिक इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और बहुत सारी चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये अपने थार के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हुई। अब अपन आगे बढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से थार के मरुस्थल की ही विशेषताएं है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे अपन बढ़ रहे हैं। थार के मरुस्थल की अन्य विशेषताओं में अपन देखें तो थार के मरुस्थल में मिट्टी जो है मोटी है, यानी मिट्टी जो है रेतीली बलुई मिट्टी है जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और यहाँ का तापमान सर्वाधिक रहता है और यहाँ के जो लोग हैं वो सर्वाधिक मजबूत लोग पाए जाते हैं और विश्व के सबसे युवा मरुस्थल है तो यहाँ पे लोग भी सबसे ज्यादा युवा पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर यहाँ के लोगों की होती है। धूप में, चिलचिलाती धूप में 45-50 डिग्री में भी यहाँ के लोग निकल जाते हैं, चाहे उनको मिराज ही लानी हो, चाहे उनको बीड़ी लानी हो, चाहे सिगरेट, निकल जाते हैं। मतलब धूप अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, अपन धूप का जरूर बिगाड़ सकते हैं। ये अपने इस मरुस्थल की, थार के मरुस्थल की ये सबसे ज्यादा विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता इसको अपन कह सकते हैं। सबसे सर्वाधिक इम्यूनिटी पावर जो है यहाँ के लोगों में होता है। अब देखो, एक होता है रेगिस्तान का मार्च, जो अपन आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन थार का मरुस्थल जो है वो आगे बढ़ रहा है, जिसको कहा जाता है रेगिस्तान का मार्च। इसलिए इसको यहीं पर अपन लिख देते हैं ताकि याद रहे। रेगिस्तान का मार्च। वैसे रेगिस्तान का तो मई जून होता है, आपको भी पता है, खतरनाक होता है, लेकिन रेगिस्तान का मार्च क्या है? रेगिस्तान का मार्च मतलब थार का जो मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल का आगे बढ़ना। आगे बढ़ना मतलब अपने यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला इस तरह से बीच में कटी हुई है, तो कटी हुई है तो ये मिट्टी जो है ये इधर से इस साइड प्रवेश करती है। तो थार के मरुस्थल का आगे बढ़ना यही रेगिस्तान का मार्च है। रेगिस्तान का मार्च मतलब मरुस्थल का
आगे बढ़ना। और बढ़ किस हिसाब से रहा है आप देख रहे हैं, अरावली पर्वतमाला, इसमें कुछ बीच में कंदराएं हैं, गैप है, उन गैप के माध्यम से ये आगे बढ़ रहा है। तो रेगिस्तान का मार्च। और मरुस्थल से अपने को नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि तापमान ज्यादा रहता है तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पति बहुत कम है। यहाँ पे वनस्पति जो है वो छोटे पत्तेदार वाली कंटीली झाड़ियाँ, जो छाल मोटी गहरी जड़ें, इस तरह की मजबूत प्रकार की यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, ये अपने को बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान है। यह मिलता है तो मुफ्त में सिर्फ और सिर्फ तापमान मिलता है। कभी भी ले लो, विटामिन डी की यहाँ के लोगों को कभी कमी नहीं रहती है, एक्स्ट्रा पड़ी रहती है। कहीं किसी को जरूरत पड़े तो विटामिन डी हम लोगों से आप ले सकते हैं। तो ये है अपना रेगिस्तान का आगे बढ़ना। आगे अपन देखेंगे कि मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल के और प्रकार कौन कौन से हैं। ये थार का मरुस्थल कंप्लीट हुआ। मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार देखो, मरुस्थल के प्रकार में एक शब्द आता है इर्ग, दूसरा आता है मादा, तीसरा आता है रेक। ये तीन शब्द देखने को मिलते हैं सर्वाधिक। इर्ग का यहाँ पर अर्थ है, इर्ग जो मरुस्थल है, इर्ग का प्रकार जो है, इर्ग प्रकार जो है मरुस्थल, यह है रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल यानी रेतीला जो मरुस्थल है उसको कहा जाता है इर्ग। हम्मादा या हम्माद, यह है पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल यानी यहाँ पर चट्टाने जो है ये पाई जाती है, या कंकड़ पत्थर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है हम्मादा। रेग होता है मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल का मतलब है यहाँ पर मिट्टी भी पाई जाती है और पत्थर भी पाई जाती है, यानी मिट्टी प्लस पथरीला दोनों प्रकार का जो मरुस्थल होता है उसको अपन कहते हैं रेग मरुस्थल। तो ये अपने विशेषता हुई है, मरुस्थल के प्रकार जो है उनकी विशेषता हुई है। आगे अपन देख रहे हैं ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस डायग्राम को आप साथ साथ ही बना लें। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अपन इतनी देर थार के मरुस्थल की बात कर रहे थे, अब वापस अपन इसी का जो पार्ट है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के ही उप विभाजन जो है वो देखते हैं कौन कौन से मरुस्थलीय प्रदेश। देखो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, और ये जो उप विभाजन इसका किया गया है ये जलवायु और शुष्कता के आधार पर है, ध्यान रखना। उप विभाजन है जलवायु व शुष्कता के आधार पर, जलवायु व शुष्कता के आधार पर इसके उप विभाजन है। पहला जो उप विभाजन है इसको कहा जाता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इसका दूसरा जो उप विभाजन है इसको कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये दो इसके उप विभाजन है। अब ये जो दो उप विभाजन है इनका विशेष रूप से आप ध्यान रखना, इन दोनों उप विभाजनों को एक रेखा है जो दो भागों में विभाजित करती है, और उस रेखा को कहा जाता है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये वर्षा रेखा इनको दो भागों में विभाजित करती है। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, अभी मैप में मैं आपको समझा दूंगा कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का जो उप विभाजन है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इन दोनों को 25 इन दोनों को कौन से
रेखा दो भागों में विभाजित करती है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो इनको दो भागों में विभाजित करती है। आगे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी आएगी, ध्यान रखना, उसका भी अपन देखेंगे। अब ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में वापिस इसको विभाजित किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक है बालू का स्तूप, मुक्त प्रदेश, और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप आप जानते होंगे, बालू का स्तूप, बालू यानी रेत का, स्तूप यानी टीला, रेत के जो टीले हैं, इस क्षेत्र में एक भाग है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। दूसरा भाग है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये 41.50% पर फैला हुआ है, तो ये कितना बचा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना बचा? आप बताइए, देखिए मैं लिख रहा हूं। %58.50। इधर अपन वापिस बात करते हैं इसके चार जो उपविभाजन है उनकी, 1 3 4। पहला है लूणी, सॉरी, पहला है घग्गर बेसिन, पहला है घग्गर बेसिन। उपविभाजन बात कर रहे हैं अपन अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। पहला है घग्गर बेसिन, दूसरा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा इसका है वो है लूणी बेसिन, जिसको गोंडवाना प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये जो डायग्राम है ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। इसमें आपके पूरा समझ में आ जाएगा कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका उप विभाजन किया गया है जो जलवायु और शुष्कता के आधार पर है। और ये जो उप विभाजन है, इस उप विभाजन में दो ही है, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और इसके साथ ही आगे बालू का, इसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और आगे अपन बात करते हैं परसेंटेज की, तो ये है 41.50, ये है 58.50। एक आप याद रख लेना जो मुक्त वाला है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में घग्गर बेसिन, जहाँ पे घग्गर नदी बहती है, शेखावाटी प्रदेश जो शेखावाटी का क्षेत्र है, नागौर उच्च भूमि नागौर के आसपास का क्षेत्र है, लूणी बेसिन लूणी नदी का क्षेत्र है जिसको गोंडवाना क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी को मैं आपको अब डायग्राम में समझा रहा हूं, आप थोड़ा ढंग से इसको समझ लेना। अपन ने विभाजन जो किए हैं वो किस हिसाब से किए हैं? पहली बात तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो प्रदेश है अब आपके थोड़ा सही समझ में आएगा। ये जो आपको प्रदेश दिख रहा है ये पूरा का पूरा प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो इस तरह से अलग करती है।
ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो इसको अलग करती है, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों में जो दो भाग है वो है, एक भाग तो हो गया ये जिसको कहा गया, अपन ने कहा था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा ये पूरा पार्ट हो गया जिसको अपन कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये हो गई अपने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये दोनों को दो भागों में विभाजित करती है। अब अपन ने इसके दो विभाजन देखे थे, उप विभाजन। तो दो उप विभाजन जो अपन देख रहे हैं वो इस तरह से है। एक ये क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यानी पहला पार्ट जो है वो है। और बाकी जो प्रदेश है ये पूरा का पूरा प्रदेश जो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। हालांकि ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का हिस्सा है ये चारों तरफ इसमें फैला हुआ है, इसकी विशेषताएं चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन इसका उप विभाजन इस तरह से अपन करते हैं। दूसरा जो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसका विभाजन इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे ऊपर का जो प्रदेश है जिसमें अपने ये प्रदेश मुख्य रूप से मानते हैं, जिसमें इधर से घग्गर नदी आती है, तो ये पहला विभाजन है जो घग्गर बेसिन जिसको अपन ने कहा था। ये जो पूरा प्रदेश है इस प्रदेश को अपन ने कहा था शेखावाटी प्रदेश, ये पूरा प्रदेश शेखावाटी का प्रदेश है। ये तीसरा पार्ट हो जाएगा जो नागौर के आसपास का है और थोड़ा ऊंचाई इसकी अच्छी है, नागौरी उच्च भूमि। और ये जो नीचे का प्रदेश है ये प्रदेश चौथा प्रदेश है जिसको अपन ने कहा था लूनी बेसिन, जिसको गोंडवाना प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो ये अपना पार्ट हो गया पश्चिमी पार्ट, और इस पार्ट में अपने को दो पार्ट करने हैं। ये 25 सेंटीमीटर हो गई, इससे एक और दो पार्ट हो गए। ये हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इसी में अब अलग अलग विशेषताएं आगे अपन देखेंगे, जैसे ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बाकी का बालू का स्तूप वाला प्रदेश, और इसमें ये पहला और दूसरा पार्ट हो गया, और इसमें 1 2 3 और 4 ये पार्ट हो गए। तो अब अपन इनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इस तरह से अपन पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद ये पढ़ेंगे, यानी ये पहला पार्ट हो गया और फिर ये पार्ट अपन पढ़ेंगे, और साथ साथ इसकी सभी जो विशेषताएं हैं वो भी साथ साथ में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले जो शुष्क वाला भाग है, शुष्क मरुस्थल वाला भाग है, इसकी अपन बात करते हैं। तो शुष्क मरुस्थल वाला जो भाग है ये अपने बॉर्डर के समानांतर फैला हुआ है, इसको महान मरुस्थल भी कहा जाता है। और बॉर्डर जो है अपना, बॉर्डर मतलब भारत और पाक के बीच में जो स्थित है यहाँ पर ये फैला हुआ है। तो इसकी अपन जो बात करते हैं सबसे पहले शुष्क मरुस्थल की, तो जो रेड क्लिफ रेखा के समानांतर फैला हुआ है इसमें इसको महान मरुस्थल कहा जाता है। और इसी में अपना पहला पार्ट जो है वो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको महान मरुस्थल भी कहा जाता है। और यह रेड क्लिफ रेखा के समांतर फैला हुआ है। समांतर इसका विस्तार है। अब अपन ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसी के दो उप विभाजन जो अपन ने देखे थे वो दो उप विभाजन अपन कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो अपने को ये पता है कि इसका जो तापमान है वो तापमान इसका सर्वाधिक रहता है, ये आप ध्यान रखना। इस क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक तापमान जो है वो इसी क्षेत्र का रहता है। और सबसे एक तो सर्वाधिक तापमान और एक न्यूनतम वर्षा, ये दोनों ही विशेषताएं यहाँ पे 0 से 20 के लगभग यहाँ पे वर्षा होती है। वर्षा का औसत जो है यहाँ पे वो 0 से 20 सेंटीमीटर रहता है। और अधिकतम जो अपन देखते हैं इनके बीच में एक रेखा और बनती है 10 सेंटीमीटर की, तो ये बॉर्डर के पास की जो रेखा है वो है वहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और इसी शुष्क वाले भाग में एक गाँव और है जिसका नाम है सम गाँव, जो जैसलमेर में है, जिसको वनस्पति रहित क्षेत्र माना जाता है। हालांकि वनस्पति है लेकिन बहुत कम है, न कि
बराबर है तो वनस्पति रहित गांव इसको कहा जाता है, सम गांव। और सबसे कम वर्षा भी इसी जगह मानी जाती है। तो शुष्क वाले का जो 2 पार्ट अपन ने किया है उसमें पहला पार्ट अपन ले रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और ये जो प्रदेश है वो है 41.50 भाग पर है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आप ध्यान रखना बालोतरा, पोखरण, फलोदी, इनके बीच का ये जो प्रदेश है इसको अपन कहा जाता है, अपन कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है यहाँ पर चट्टाने पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है चट्टाने, और चट्टाने पाए जाने के कारण यहाँ पे बालू का स्तूप यानी रेत के टीले नहीं बन पाते, इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो आप कॉपी में लिखिए पोखरण, फलोदी, बालोतरा के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। और इसका ये परसेंटेज जो है 41.50 ये पूछा हुआ है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है कि मुक्त प्रदेश इसको कहा जाता है। युक्त प्रदेश में आपको काफ़ी सारी बातें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसमें आप इतना ही लिख देना कि पोखरण, फलोदी और बालोतरा के बीच में स्थित क्षेत्र जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, चट्टाने पाए जाने के कारण बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। दूसरा अपन ले रहे हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जो 58.50% पर है। अब बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है, इस बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में अपने को मिलेंगे रेत के टीले, यानी मुख्य यहाँ पे क्या है, मुख्यतः रेत के टीले, मुख्यतः रेत के टीले, यानी रेत के टीले या बालू का स्तूप इनको कहा जाता है, बालू के दोरे या टीले, ये एक ही बात है सब। तो बालू का स्तूप जो है अपन यहाँ पर देखेंगे बालू का स्तूपों के प्रकार, किस तरह के बालू का स्तूप यहाँ पे पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों के प्रकार कि यहाँ पे कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पहला बालू का स्तूप अपन देख लेते हैं यहाँ पे। पहला बालू का स्तूप है बरखान। देखो बरखान जो बालू का स्तूप है वो किस तरह से ये बनता है। पहली बात तो पवन जो चल रही है ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होता है। एक तो सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक हानिकारक, सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक हानिकारक, यानी गति इसकी बहुत ज्यादा होती है। और आकृति, इनकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति के ये होते हैं। इस आकृति के जो बालू का स्तूप है ये बरखान बालू का स्तूप होता है। इसमें हवा जो है, हवा सीधी आती है और वेग के साथ इस जो कोई भी टीला होता है उसको उठाकर दूसरी जगह इस आकृति में गिरा देती है। तो अर्धचंद्राकार आकृति के ये होते हैं। तो बालू का स्तूप सर्वाधिक जो खतरनाक बालू का स्तूप है इसका नाम है बरखान, और सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। ये जो बालू का स्तूप है ये सर्वाधिक अपने एक तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं,
और भालेरी गांव चूरू प्रसिद्ध है। भालेरी गांव चूरू जो है वो बरखान बालू का स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। भालेरी गांव के जो बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक बरखान है। इसके अलावा ये नीम का थाना, सीकर, ओसिया, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, 3 जगह भी ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और बात करें अपन इनके पास की शेखावाटी के पास की, तो ये रावतसर में भी पाए जाते हैं। रावतसर, हनुमानगढ़ में भी पाए जाते हैं। तो ये बरखान बालू का स्तूप है, सबसे इंपॉर्टेंट बालू का स्तूप है, आप ध्यान रखना। सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक हानिकारक होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। बरखान, खान मतलब खाने वाला, खा जाता है। कैसे खाता है? जैसे कोई आदमी आता है अपने पास, वो स्पीड से आता है, भाई यार थोड़ा सा रुपए दे दे, बहुत अर्जेंट है, और काफी गिड़गिड़ाने के बाद अपन दे देते हैं, और देने के बाद उसकी गति जो है वो सर्वाधिक होती है, और सर्वाधिक होती है, और फिर अपने को काफी दिनों बाद पता चलता है कि वो अपने को नुकसान दे गया। सर्वाधिक हानिकारक, बरखान, खाने वाला, और आकृति अर्धचंद्राकार, यानी वो चंद्रू टाइप के होते हैं और दूसरे को चंद्रू बना के चले जाते हैं। तो ये बालू का स्तूप उसी तरह के हैं, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी को सर्वाधिक उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। आगे अपन बालू का स्तूप का जो दूसरा प्रकार देख रहे हैं, दूसरा प्रकार अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले, पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले। पवनों की दिशा के समांतर कैसे बनते हैं? जैसे ये पवने चल रही है और ये पवने मंद पड़ने के बाद इस तरह से ये अपनी मिट्टी को छोड़ देती है और ये बालू का स्तूप बन जाते हैं। इन्हीं बालू का स्तूप को अपन रेखीय भी कहते हैं, पवनानुवर्ती भी कहते हैं। रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। और ये सर्वाधिक जैसलमेर, बाड़मेर। इसके अलावा ये अपने बॉर्डर के समीप और कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं। इसके अलावा अपने ये जो बालू का स्तूप है रेखीय या पवनानुवर्ती है, सर्वाधिक जैसलमेर, बाड़मेर और बॉर्डर के समीप बात करें तो सूरतगढ़, गंगानगर में भी ये पाए जाते हैं। अगला बालू का स्तूप का प्रकार देखते हैं। अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब पवनों की दिशा के समकोण में बनने वाले, यानी पवनों की दिशा के समकोण में किस तरह से बनते हैं। जैसे इधर से पवने चल रही है और इन पवनों को कोई अवरोधक मिल गया। अवरोधक मिलने से ये क्या है कि पवने अपनी मिट्टी है वो यहीं पर दोनों तरफ फैला देती है। तो ये जो है ये पवनों की दिशा के इस तरह से समकोण में बनते हैं बालू का स्तूप, रेत के टीले। तो पवनों की दिशा के समकोण में बनने वाले बालू का स्तूप को अपन कहते हैं अनुप्रस्थ। ये जो बालू का स्तूप है ये अपने सर्वाधिक बाड़मेर, जोधपुर, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में भी ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ, इनको ध्यान रखना। अगर ऐसे न याद हो तो अपन ने इसका तो देख लिया था खान,
यानी सर्वाधिक खाने वाला, यानी सर्वाधिक हानिकारक। अनुदेध्रिय, देध्रिय मतलब, देध्रिय को आप जोड़ना धैर्य से। धैर्य का मतलब जैसे किसी का तैयारी करने का मन होता है, वो तैयारी कंटिन्यू करता है, फिर भी नंबर नहीं आता है, तो उसको लोग कहते हैं धैर्य रख। जैसे किसी की सगाई नहीं हो रही है तो भी उसको साथी कहते हैं भाई धैर्य रख। तो धैर्य का मतलब समान चल, जैसे अभी स्थिति चल रही है वैसे समान चलने दे। तो यहाँ पे देद्रिय जो शब्द है, देद्रिय शब्द जो है इसका मतलब है समान, समांतर, यानी जैसे पौने चल रही है उसी के समान ये बालू का स्तूप बन जाते हैं मिट्टी गिरने के बाद में। तो इनको रेखीय, और रेखा मतलब एक रेखा में पौनानुवर्ती यानी पौनों के अनुसार ही बन रहे हैं, तो इनको कहा जाता है देद्रिय मतलब समांतर। एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना है। अनुप्रस्थ, देखो पै अपन लिखते हैं इस तरह से, तो इसमें बहुत सारे समकोण बनते हैं, पै अपन लिखते हैं तो ध्यान रखना पै मतलब समकोण बनाने वाले। तो पौनों की दिशा के समकोण में बनने वाले जो बालू का स्तूप है वो यही है। अनुप्रस्थ हो गया। चौथा सब्र काफिज, सब्र काफिज, ये कोई झाड़ी है और मिट्टी आ रही है, और मिट्टी उसके बाद थोड़ी हवा जो है वो मंद हो गई। तो मंद होने के बाद में ये जो झाड़ी है, इस छोटी वनस्पति है, इसका सारा मिलते ही ये सारा का सारा जो जो मिट्टी है वो यहीं पे गिर के एक टीला सा छोटा बना देती है, जिसको अपन सब्र काफिज कहते हैं। यानी पवनों की गति मंद होने पर छोटी वनस्पति के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप जो नव चंद्राकार आकृति के होते हैं। पवनों की गति मंद होने पर, पवनों की गति मंद होने पर छोटी वनस्पति के पीछे, छोटी वनस्पति के पीछे बनने वाले नव चंद्राकार, बनने वाले नव चंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप। नव चंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप। नेक्स्ट पैराबोलिक। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप अपने होते हैं, ये बालू का स्तूप बड़ी वनस्पति के पीछे, ये बालू का स्तूप बड़ी वनस्पति के पीछे, बड़ी वनस्पति के पीछे यानी जब पवनों का अवरोधक मिलता है तो बड़ी वनस्पति के पीछे ये महिलाओं की हेयर पिन की आकृति में बनते हैं। यानी हवा जो है इस तरह से जम जाती है मिट्टी हवा रुकने से यहाँ पर इनके चारों तरफ, तो ये महिलाओं की हेयरपिन आकृति में ये बालू का स्तूप बनते हैं। तारानुमा, तारानुमा, तारानुमा मतलब यहाँ पे इस तरह से कोई चट्टान वगैरह या कोई बड़ा अवरोधक है इस तरह से, तो ये जो मिट्टी है ये चारों तरफ से आके इनके चारों तरफ बन जाती है, यानी तारे की आकृति में इस तरह से बन जाता है। तो इस तरह की जो आकृति में बालू का स्तूप बनता है उसको तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये अपने बालू का स्तूप हुए। इसके अलावा एक शब्द आप और ध्यान में रखना, दरियन। दरियन मतलब
कहा जाता है कि जहाँ पे जैसलमेर में शून्य जनसंख्या है वहां पर जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको धरियन कहा जाता है। जो सर्वाधिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं ये धरियन बालू का स्तूप, और सर्वाधिक ये जो बालू का स्तूप है ये अपने जैसलमेर में ही बनते हैं। तो धरियन बालू का स्तूप के बारे में भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसलमेर स्थानीय भाषा में जो स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं उनको धरियन कहा जाता है। तो धरियन का भी आप लिख लें। जैसलमेर में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। स्थानांतरित, जैसलमेर में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। तो ये अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है इनकी विशेषताएं अभी हुई है। हालांकि अभी काफ़ी विशेषताएं अभी इनकी और बाकी इस क्षेत्र में, जैसे इस क्षेत्र में आकलुडो सिल्फार्क है, इस क्षेत्र में कुलदरा है। इन सब को अपन इसी टॉपिक के एंड में इनको सबको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार अपन शुरू कर देते हैं, जो अर्धशुष्क प्रदेश है उसको शुरू कर देते हैं, और अर्धशुष्क प्रदेश को पूरा करने के बाद जितने भी इस टॉपिक की जितनी विशेषताएं सारी एक साथ लास्ट में लिखा देता है। इसी का पार्ट 2 अपन ले रहे हैं, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतमाला के बीच का जो क्षेत्र है उसको अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश को अपन ने 4 भागों में विभाजित किया था। पुनः मैं एक बार यहाँ पर दर्शा देता हूँ आपको। इसको साइड में अपन छोटा सा रख लेते हैं इधर, ताकि आपके इजी वे में समझ में आ जाए। ये अपन प्रदेश पढ़ रहे हैं पूरा। ये प्रदेश अपन पूरा पढ़ रहे हैं। इस प्रदेश में से 2 टुकड़े अपन ने कर दिए, बाकी ये जो 2 टुकड़े बचे हैं इसमें से एक टुकड़ा ये है, फिर शेखावाटी का दूसरा, फिर तीसरा नागौरी उच्च भूमि का, और चौथा लूणी बेसिन का। ये 4 टुकड़े अपन यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें जो बी वाला पार्ट है, इस बी वाले पार्ट में पहला है घग्गर बेसिन। देखो घग्गर बेसिन में इधर से एक शिवालिक की पहाड़ियों से नदी आती है, घग्गर नदी, जो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बहती है। इस नदी में ध्यान रखना, इस नदी के जो पार्ट है इसको नाली कहा जाता है, और ये नदी इस क्षेत्र की एकमात्र नदी है। और कई बार इस नदी में बाढ़ आने की स्थिति में ये पाकिस्तान तक चली जाती है, पोर्ट अब्बास तक, वहाँ पे इसको हकरा कहा जाता है। इस नदी की संपूर्ण विशेषताएं में जो अपन अफवाह प्रणाली पढ़ेंगे, जो नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ाऊंगा, इसलिए इसमें ज़्यादा जानकारी आपको नहीं लिखा रहा हूँ। इसमें इतना ही ध्यान रखना, आप इस क्षेत्र में घग्गर नदी बहती है और इस क्षेत्र को थल्ली भी कहा जाता है। थल्ली, इस क्षेत्र को पहले योधेय भी कहा जाता था। हालांकि ये जो सारे नाम है ये अलग चैप्टर में है, सारे बताए हुए हैं। तो घग्गर बेसिन में आपको इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, देखो घग्गर बेसिन में जो क्षेत्र आता है वो गंगानगर हनुमानगढ़ आता है, और इस शेखावाटी प्रदेश में चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, हल्का सा नागौर का भाग आता है। तो शेखावाटी प्रदेश में आप ध्यान रखना, शेखावाटी प्रदेश में एक तो सर, यहाँ पे कच्चे कुओं को कहा जाता है सर, छोटे तालाब जो है उनको कहा जाता है, और जोहड़े, जोहड़ या जोहड़े, ये कच्चे कुओं को कहा जाता है।
कुओं को यहाँ पर जोहड़ कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ वाले क्षेत्र को हमेशा कहा जाता है बांगर। तो इस प्रदेश को कहा जाता है, इस बांगर के नाम से ही बांगर प्रदेश कहा जाता है, बांगर प्रदेश। ध्यान रखना, राजस्थान में ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है बांगर, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को जो नदियों द्वारा बाहर कर लाई जाती है उसको जलोढ़ कहा जाता है। तो ये पुरानी मिट्टी है जो बांगर है। और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। तो ध्यान रखना, डूंगरपुर के आसपास जो क्षेत्र है ये तो है वागड़, और ये क्षेत्र है ये है बांगर। और बांगड़, बांगर के धनी, बांगड़ के धनी नरहड़ शक्कर पीर बाबा है, उनको कहा जाता है। तो शेखावाटी प्रदेश में एक तो छोटे कुएं, इनका ध्यान रखना। इसके साथ ही यहाँ पर बांगर क्षेत्र इसको कहा जाता है, और छोटे तालाब को सर कहा जाता है, बांगर के धनी इनको कहा जाता है। और कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ या जोहड़े भी कहा जाता है। और आगे अपन लेते हैं तीसरा जो यहाँ पे लिखा है उसको ले रहे हैं, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि ये नागौर के आसपास का क्षेत्र है, और मुख्य रूप से यहाँ पर एक तो कुब्बड़ पट्टी है, कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी जो है ये नागौर से अजमेर के बीच है स्थित फ्लोराइड युक्त जलपट्टी। और फ्लोराइड का पानी पीने से इस तरह से कुब्बड़ निकल जाती है पीछे, तो झुक जाता है आदमी आगे, तो उसकी वजह से इस पट्टी को कहा जाता है कुब्बड़ पट्टी। तो नागौर उच्च भूमि में विशेष रूप से एक तो कुब्बड़ पट्टी, इसके अलावा अपने नागौर के बेल भी आपको पता है प्रसिद्ध है। तो इसमें विशेष रूप से आपको यही ध्यान रखना है, जिसको कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी भी अपन कहते हैं। और नागौर के आसपास का ही जो क्षेत्र है इसमें है जो ऊंचा क्षेत्र है। अगला है लूनी बेसिन या गोंडवाना प्रदेश। ये अपने लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र है, जो नीचे से अपन देखें तो दक्षिण में पाली, जोधपुर, जालोर, थोड़ा सा सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र, इसको लूनी बेसिन कहते हैं, गोंडवाना प्रदेश भी इसको कहते हैं। और इसमें लूनी नदी मुख्य रूप से प्रवाहित होती है और जो कच्छ के रंग में जाकर गिर जाती है। अब अपन ये जो पूरा प्रदेश अपन ने पढ़ा है, इस पूरे प्रदेश की अपन अन्य विशेषताएं या अपन कहें तो अन्य मुख्य तथ्य जो है वो लिखते हैं। अन्य मुख्य तथ्य जो अपने रह गए थे इसमें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।